तो कल हम लोग ने ये सब देखा था कि अगर मान लो ये आपका D1 D2 और D3 अगर आपका कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, तो इनमें आपकी एक ही पॉसिबिलिटी होती है अरेंजमेंट। और जब एक ही पॉसिबिलिटी होती है तो इसका मतलब इसकी एनर्जी जो रहती है वो कैसी रहती है, वो फिक्स होती है। जबकि D4 D5 D6 D7 और D8 तक, D7 तक आपकी यहाँ पर दो दो पॉसिबिलिटी आ जाती है, दो दो टाइप के अरेंजमेंट हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लीगेंड के केस में अलग और वीक लीगेंड के केस में अलग। ठीक है। और D8 D9 और D10 में एक ही टाइप की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो यही हमने आपको इसके कुछ एक पॉइंट्स ये लिख दिए हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका एंटर करता है तो सबसे पहले लोअर एनर्जी में जाता है और तीन T2G ऑर्बिटल्स को पैरेलल स्पिन के साथ में आपका ये भरता है, D1 D2 और D3 के लिए। मतलब इसी चीज को हमने वर्डिंग्स में लिख दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसी सर्टेन है, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है। D4 D5 D6 और D7 में तीन इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं विद पैरेलल स्पिन, लेकिन यहां पर ये T2G में भी पेयर हो सकते हैं अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंड होगा तो, और अगर वीक लीगेंड होगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाले में पहुंच जाएंगे, यानी अनपेयर्ड स्टेट में आपके ये भरेंगे। ठीक है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड होता है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, और अगर आपका वीक लीगेंड होता है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग लीगेंड इसकी स्पिनिंग को कम कर देता है, वो मैंने आपको बताया था कैसे पेयरिंग करके। ठीक है। D8 और D10 इसमें एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट है, तो इसकी फिक्स CFSE वैल्यू है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स का वह होता है is one that is most stable for each spin state. The relative stability is a balance of the two opposing forces. कौन कौन से दो ऑपोजिंग फोर्स होते हैं, कौन कौन से रहते हैं? एक स्प्लिटिंग एनर्जी है और एक आपकी पेयरिंग एनर्जी। ठीक है। लो स्पिन हैज मेनी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन इन लो एनर्जी ऑर्बिट विच इज स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। जो लो स्पिन रहती है, लो स्पिन किसके किसकी वजह से होती है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड या वीक लीगेंड? स्ट्रॉन्ग लीगेंड की वजह से। तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी रहती है, ज्यादा रहती है, और ये अपने आप में क्या है, स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है लो स्पिन। ठीक है। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट में, तो उनकी एनर्जी कम है, और एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है। और यहीं पर इलेक्ट्रॉन आपकी यहाँ पर क्या होते हैं, पेयर्ड स्पिन में रहते हैं। तो पेयर्ड स्पिन में रहते हैं तो ये आपका डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट होता है। तो मतलब ये जो पेयरिंग इफेक्ट आ रहा है या पेयरिंग एनर्जी आ रही है वो डीस्टेबलाइजिंग होती है। कैसी होती है? लेकिन लो एनर्जी ऑर्बिटल में है तो ये स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है। हाई स्पिन स्टेट इज स्टेबल, क्योंकि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। लेकिन ये अनस्टेबल किस लिए होती है कि एक या दो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में होते हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं भाई ईजी में। ठीक है। रिलेटिव स्टेबिलिटी लो स्पिन और हाई स्पिन की कैसे डिटरमाइन होती है, बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE वैल्यू। अगर आपकी ये रिलेटिवली लार्ज है, कौन सी CFSE ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू अगर आपकी लार्ज है तो लो स्पिन स्टेट आपकी कैसी रहेगी, ज्यादा स्टेबल रहेगी। और अगर आपकी CFSE वैल्यू स्मॉल है तो हाई स्पिन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। ये दोनों बहुत प्रैक्टिकली इस बात को समझ लेना बहुत अच्छे से। यहां पर स्पिन 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 का मतलब ये हो रहा है, क्या हो रहा है, लो स्पिन कब रहेगी, जब वहीं के वहीं वो पेयरिंग हो जाएगा। तो लो स्पिन है इसका मतलब पेयरिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? और CFSE वैल्यू, ये दो ऑपोजिंग फोर्स हो गए। CFSE वैल्यू अगर आपकी ज्यादा है तो लो स्पिन स्टेट स्टेबल होगी, और अगर CFSE वैल्यू क्या है, कम है, तो हाई स्पिन स्टेट जो रहेगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। CFSE वैल्यू कम होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? और CFSE वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां पर मौजूद है उसके हिसाब से निकालते हैं। ठीक है। D4 से D7 तक इनकी आपकी लोअर CFSE वैल्यू होती है फॉर लो स्पिन, हेंस दे आर मोर स्टेबल फॉर लो स्पिन स्टेट। उसी बात को यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाकर कहा गया है। फॉर कॉन्फ़िगरेशन D1 D2 D3 8 9 and 10 only one possible way in which d orbital may be filled, hence they exist in the same state of minimum energy irrespective of strength of acid, strength of field। तो ये वालों की तो फिक्स है, तो बचे कौन से आपके,
D4, D5, D6 और D7। बस इनके लिए ये दो चीजें आपको याद रखनी है, तो कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीज नहीं। CFSE वैल्यू को देखना, बाकी सबके लिए तो चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। वैल्यू ऑफ CFSE ऑक्टाहेड्रल, इसकी जो वैल्यू रहती है ये कंपेयर होती है विद द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग इन अ सिंगल ऑर्बिटल। दिस एनर्जी इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी, P। हमने से पेयरिंग एनर्जी कह दिया, जो हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो अगर पेयरिंग एनर्जी कैसी है, ज्यादा है, किससे, CFSE ऑक्टाहेड्रल से, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो कहां पहुंचेगा, EG में, यानी ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, गिविंग कॉन्फ़िगरेशन 3 आपके मौजूद रहेंगे T2G में, और एक मौजूद रहेगा किसमें, EG में। इफ फिफ्थ इलेक्ट्रॉन देन T2G EG2, T2G में 3 रहेंगे और EG में 2 हो जाएंगे जब आपकी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी और स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। स्प्लिटिंग एनर्जी कोई CFSE एनर्जी कह सकते हो आप। ठीक है, वी गेट हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड लिगेंड फॉर विच आर कॉल्ड वीक फील्ड लिगेंड, जिनमें पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, तो उन्हें वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं। ये एक नया वर्ड आया, वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है। और अगर ये पेयरिंग एनर्जी कम है और CFSE एनर्जी है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, तो अप टू D6 पेयरिंग विल अकर ओनली इन T2G। 6 तक, पहला दूसरा तीसरा T2G में जाएगा, चौथा भी कहां पहुंचेगा, समझ में आ रही है। पेयरिंग एनर्जी कम है तो वो पेयरिंग कर लेगा। ठीक है, एंड EG विल रिमेन वैकेंट एंड वी विल गेट लो स्पिन कॉम्प्लेक्स लिगेंड। ठीक है, और इसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहेंगे। तो फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, जिनकी हायर CFSE वैल्यू होती है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। और वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, जिनकी लो CFSE वैल्यू रहती है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, इसे घर जाकर अच्छे से रिजॉल्व कर कर इसे कायदे से एक बार अच्छे से समझ लेना, वर्डिंग्स नहीं लेना देना, सिंपली ये वर्डिंग्स रह जाए उन्हीं एग्जाम्पल्स में से। तो ये बात बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। मतलब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को देखने जा रहे हैं फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी CFT थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमें मालूम है कितनी ज्योमेट्री आती है, एक आती है टेट्राहेड्रल और एक आती है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कब आती है बेटा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, DSP2। और टेट्राहेड्रल कब आती है, वेरी गुड, SP3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, चलिए पहले तो इसके लिए कुछ एक नोट्स है। द स्क्वायर प्लेनर geometry may be considered to drive from octahedral by removing negative charge from Z axis। Z एक्सिस से हम दो नेगेटिव चार्ज मतलब दो लिगेंड को हटा दें, तो जो 4 बचेंगे वही आपके क्या बनाएंगे, वो प्लेन बनाएंगे। एज द नेगेटिव charges are removed
dz1, dxz and dyz orbital, all of which have a z component, becomes more stable. नहीं आई बात समझ में? चलिए अभी हाली आ जाती है बात समझ में। पहले हम एक क्यूब बना लेते हैं। और हम अपनी उसी वाली ज्योमेट्री को याद करते हैं। कौन सी? ऑक्टाहेड्रल वाली। ऑक्टाहेड्रल में सेंट्रल मेटल एटम को कहाँ रखते थे हम? यहां पर रखते थे। और देखो ये वाली जो एक्सिस थी, ये एक्स एक्सिस कहलाती थी, है ना? तो ये भी क्या हो गई? एक्स हो गई है। इसे हम बोलते थे वाई, तो इसी को हम आगे जाकर एक्सटेंड कर दें, तो ये हो गई आपकी वाई। और ये वाली एक्सिस आपकी जाती है जेड। ये हो गई है जेड। अब हम लीगेंड कैसे लगाते थे? एक लीगेंड यहां लगाया तो एक यहां लगाया, एक यहां लगाया तो एक यहां लगाया, एक यहां लगाया तो एक यहां लगाया। ठीक है, इसी को एक्सटेंड करके हमने क्या बोल दिया? जेड बोल दिया। अब सिर्फ जेड पे से हम दोनों लीगेंड को हटा दें यहां से। इस लीगेंड को हटा दिया हमने और इसे भी यहां से हटा दिया। तो अब ये जो चारों आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या ये आपको प्लेन में दिखाई नहीं दे रहे हैं? है? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेन में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में से अगर हम जेड एक्सिस से दोनों लीगेंड्स को हटा दें, नेगेटिवली चार्ज का मतलब होता है दोनों लीगेंड्स को हटा दें, तो यहां पर हमें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मिल जाती है। क्लियर है? ये हमें यहां पर मिल जाती है। अब देखो बेटा, हमारे पास में प्लेन पर कौन कौन से थे और एक्सिस पर कौन कौन से थे ऑर्बिटल्स? तो हम ये जानते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और फिर क्या था? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और क्या था? डी जेड स्क्वायर। ये दोनों कैसे होते थे? एक्सियल। और इन्हें हम क्या कहते थे? प्लेनर कहते थे। अब यहां लीगेंड कहां आ रहे हैं? एक्सेस पर आ रहे हैं। और अगर ये आपके एक्सेस पर आ रहे हैं तो कौन से लूप्स पर सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा? एक्सियल वाले पर। तो हमने लिखा है लूप्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पॉइंट्स टुवर्ड लीगेंड। ये लीगेंड की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो इस ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी होगी? सबसे हाईएस्ट एनर्जी होगी। सो दिस ऑर्बिटल हैज हाईएस्ट एनर्जी। इसकी सबसे हाईएस्ट एनर्जी होगी। जेड स्क्वायर की क्यों नहीं होगी? क्योंकि जेड पर से तो हमने लीगेंड को हटा ही दिया। जेड पर से तो हमने लीगेंड को हटा ही दिया है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। लोब्स ऑफ डी एक्स वाई ऑर्बिटल लाइज बिटवीन,
the ligand but are coplanar with them. So next highest energy orbital. अब देखो dxy के बारे में बात करें तो x और y की तरफ से ही तो लीगेंड आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम y z बात करें तो z की ओर से तो कोई लीगेंड नहीं आ रहा है, लीगेंड मेनली आपके एक्सिस पर आ रहे हैं और x और y एक्सिस पर आ रहे हैं। तो जो dxy रहेगा ये सेकंड हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि इसी पर सबसे ज्यादा रिपल्शन आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, lobes of dz square orbital is out of plane complex. वह प्लेन जिसमें कौन आ रहे हैं, लीगेंड्स आ रहे हैं, उस प्लेन से तो ये बाहर है। But the belt around the center around the center of the orbital containing about 1/3 of electron density lies in the plane therefore dz square is next highest in energy. अब देखो बेटा dz स्क्वायर कैसा होता है, जैसे ये z एक्सिस है तो इस पर आपका एक ये डंबल हो गया और दूसरा आपका ये नोट टाइप की बन जाती थी कि नहीं बन जाती थी। ये स्फेरिकल है और स्फेरिकल है तो ये हर एक प्लेन में और हर एक बॉल है, तो एक बॉल अगर आपने ठोस बॉल ली है, सॉलिड बॉल है, तो वो हर एक प्लेन में है, उसका लोहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर एक प्लेन में है और हर एक एक्सिस पर मौजूद है। भाई हमने ये बना दिया। अब देखो एक्स एक्सिस भी, इस पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पूरे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, वाई पर भी है, जेड पर भी है, और यहाँ पर देखो ये प्लेन पर भी मौजूद है, ये देखो ये इन प्लेन्स पर भी आपका ये मौजूद है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो सब जगह है लेकिन पूरी नहीं है, 1/3 ही है। तो lobes of dz square is out of plane complex but the belt around the center of the orbital, कौन सी बेल्ट, ये वाली बेल्ट, इस बेल्ट के बारे में बात हो रही है। Center of the orbital containing about 1/3 of electron density lies in the plane therefore dz square is the next highest in energy. तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें है बताइए, dx square y square, सेकंड dxy और थर्ड, और तीनों के रीजन मालूम है। dx स्क्वायर y स्क्वायर में सबसे ज्यादा एनर्जी क्यों है, क्योंकि लीगेंड बिल्कुल इसके सामने, और dxy में क्यों है, प्लेन में, और वो प्लेन x और y के बीच में पड़ रहा है, y z में नहीं होगी। भाई देखो यहां पर ये कौन कौन से ऑर्बिटल है, dxy है, dyz है और dzx है। तो x का एक ही कंपोनेंट आ रहा है, y का एक ही कंपोनेंट आ रहा है जहां पर लीगेंड आ रहा है, और दोनों जगह कौन मौजूद है, z, और z पर वो है नहीं है लीगेंड। यहां पर x भी और y भी है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी को ये फेस करेगा। फिर सेकंड किसे फेस करेगा, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया,
थर्ड किसे, और ऐसा क्यों, क्योंकि जो बेल्ट है ऑर्बिटल के सेंटर में उसे 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वो भी रिपल्शन फील करेगा, और रिपल्शन फील करेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। आसानी से समझ में आ रही है, कठिन तो नहीं लग रहा। कहाँ लिखा है DZ1, कहाँ लिखा है, लो बेटा, वो नेगेटिव ऐसे आया था, ठीक है। इज द नेगेटिव चार्ज DZ² लिखा है वो, ठीक है, DZ²। अब नेक्स्ट है पॉइंट इसका, DXY and DYZ orbitals point out of plane of the complex, hence least affected by the electrostatic field of the ligand. They are degenerate and lowest in energy. इसका मतलब समझ गए, इनकी सबसे कम एनर्जी रहेगी, अभी अभी मैंने समझाया, और दोनों की एनर्जी बराबर रहेगी। हाँ, DXZ, XZ, ठीक है। इनकी एनर्जी कैसी रहेगी, सबसे कम रहेगी, और सबसे कम एनर्जी रहेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की एनर्जी बराबर है, और बराबर बराबर है तो इसमें अभी डीजेनरेसी मेंटेन है। डीजेनरेसी मतलब दे हैव सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। जिन ऑर्बिटल्स में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है उन्हें बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल, और जब वो स्प्लिट हो जाती है तो डीजेनरेसी उन ऑर्बिटल्स में से गायब होगी, पर जिनमें सेम है तो वहां तो डीजेनरेसी मेंटेन है, तो T2G और EG में आपकी डीजेनरेसी गायब हो जाती है इस ग्रुप में। बाकी T2G में तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी सेम एनर्जी है, तो दे आर डीजेनरेट। EG में 2 ऑर्बिटल्स हैं, उनकी जनरेसी मेंटेन है, तो वो भी आपके कैसे होंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसका एक डायग्राम बनाएं, इसका डायग्राम बनाएं कि हमने यहाँ पर स्प्लिटिंग कराई, एक और लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक। तो सबसे ऊपर कौन जाएगा बेटा, बोलो, सबसे ऊपर कौन सा ऑर्बिटल रहेगा, सबसे ज्यादा किसकी एनर्जी रहेगी, हाँ तो बोला करो ना, सबसे ऊपर रहेगी DX², फिर सेकंड नंबर पर DXY, फिर थर्ड नंबर पर DZ², फिर फोर्थ नंबर पर DXZ एंड DYZ, Z वाले आ जाए, एक कंपोनेंट Z तो हो जाए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर क्रिस्टल फील्ड, दिस इज स्प्लिटिंग in square planar crystal field। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपका बचता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, इसे अपन कर देंगे।